हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो राजस्थान से चलकर ट्रू मीडिया स्टूडियो आए हैं। आप हैं श्री सत्यनारायण प्रजापति जी। सत्यनारायण प्रजापति जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद ओम प्रकाश जी आपका। और मैं आपके प्रबुद्ध जो जुड़े हैं आपसे, जो आपके सदस्य हैं, ट्रू मीडिया के व्यूअर्स हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट की परंपरा है, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। जी सर। हमारा पहला प्रश्न है कि 1989 में सेलम तमिलनाडु जैसे शहर में स्थायी व्यापार की स्थापना की। इस सफर की शुरुआत कैसे हुई और पहला संघर्ष क्या था? आपने इसे कैसे पार किया? इस विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, ऐसा है, मैं पारिवारिक पृष्ठभूमि से इसको जोड़ता हूँ जी। कि मैं 6 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। वाह। तो मुझे जिम्मेदारी का कोई विशेष आभास नहीं था। शौक से ही बाहर प्रदेशों में रहने के शौक से मैं इधर उधर घूमता था। जी। इसी बीच हमारे एक परिचित थे बनिया समाज से, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि मैं अकेला हूँ और मेरे सहयोग के लिए तुम मेरे साथ रहो कुछ दिन के लिए, जितना तुम रहना चाहो, जब तक मेरे बड़े बच्चे होते हैं जी, आप मेरा सहयोग कीजिए। तो उनके साथ में सेलम तमिलनाडु गया। कुछ दिन वर्ष समझिए उनके पारिवारिक सदस्य की तरह मैं उनके साथ रहा। मैंने काम धंधा उनसे सीखा और उसी से संबंधित व्यवसाय मैंने शुरू में फाइनेंस का चुना, जिस फील्ड में मैंने 7 साल बहुत बढ़िया तरीके से काम किया और अपने को सुदृढ़ किया। वाह 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 वाह। और उसके साथ ही फिर मैंने जो मैं इनकम होती गई, मैं अपने अन्य व्यवसाय भी शुरू करता गया और पारिवारिक सदस्यों को उससे जोड़ता गया। वाह। और वो मेरा सफर बहुत शानदार रहा, सफल रहा। और उसी से मैंने 30 साल सेलम में जो मेरा व्यवसायिक सफर था वो पूरा किया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। आपको साधुवाद कि आपने शुरुआती दौर में एक मित्र के साथ आपने व्यापार शुरू किया है। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश के अहमदाबाद, वाराणसी, बेंगलुरु, मुंबई जैसे शहरों में आपने प्रवास किया। आपको प्रजापति समाज के बारे में क्या क्या सीखने को मिला या प्रजापति समाज ने आपको क्या क्या सिखाया? जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्यक्ति के निजी शौक या इच्छा, अपन इसको आकांक्षा बोल सकते हैं या मन में इच्छा शक्ति बोल सकते हैं जी। तो मेरा जुड़ाव समाज के प्रति हमेशा से रहा, बचपन से रहा। तो मैं जहां भी जाता था तो मैं यही खोजता था कि अपने समाज का कोई व्यक्ति मिले, और तो मैं उनसे परिचय करता था और अच्छा रेस्पॉन्स भी मिलता था, उनके साथ जुड़ता था, उनके घरेलू सिस्टम से भी मैं जुड़ता था, सम्मान भी मिलता था और मैं जानकारियां प्राप्त करता था जी। जब तक मैंने 1982 में ग्रेजुएशन करने के बाद से लेके 1985 तक एक एक्सपीरियंस प्राप्त करने के लिए, अनुभव प्राप्त करने के लिए मैंने सर्विस ज्वाइन की थी जिंदाल एल्यूमिनियम लिमिटेड में जी। तो उस 2.5-3 साल के सफर में तो मुझे व्यवसायिक लोग या नौकरी पेशा लोग, यानी कुल मिला के सेटल्ड लोग मिलते थे। तो उनसे तो खाली इतना यह सामाजिक परिचय हो पाता था, सामाजिक परिवेश के बारे में जानकारी हो पाती थी जी। लेकिन जो असली अनुभव मुझे समाज के हुए वो मेरे व्यवसायिक और सामाजिक जो संगठन का जो मेरा दौरा होता था जी, उसमें मैं अंदरूनी हिस्सों में जाता था। वहां मुझे समाज के असली स्वरूप का अनुभव हुआ जी। जी सर, बहुत अच्छे। हम आगे बढ़ते हैं कि आपके भीतर जो सामाजिक नेतृत्व का जो बीज है वो कैसे अंकुरित हुआ और क्या किसी घटना ने आपको ये रास्ता दिखाया? सर, जो मैंने अनुभव किया है, नेतृत्व करना मेरा सपना नहीं था जी, और न मैं आज भी नेतृत्व की भूमिका में रहना पसंद करता। सामाजिक कार्य जो है वो सामूहिक प्रयास से संपन्न होते हैं जी। नेतृत्व को मैं प्राय कर ये एक उदाहरण देता रहता हूँ। जब मुझे कोई आदमी मेरी प्रशंसा करता है तो मैं उसको यही एक लाइन सुनाता रहता हूँ। हमारे राजस्थान में कहावत है कि घी सुधारे खिचड़ी नाम बहू का होए। वाह। तो जो कार्य की सफलता है वो नेतृत्व से नहीं जो है होती है, ये कार्यकर्ताओं से, और आपका जो लोग उस मिशन में या उस विचार में सहयोग करते हैं उससे संपन्न होती है। वाह, बिल्कुल। तो इसका श्रेय
कोई आदमी लेना चाहता है तो या तो वो सेल्फ, वो जो होती है उसमें सेल्फ फिटनेस होती है वो ले सकता है, या जिसको ये गुरूर हो जाता है कि काम मेरे करने से ही हो रहा है वही लेता है। बल्कि कोई भी कार्य किसी अकेले आदमी से, सामाजिक कार्य या सामूहिक कार्य किसी अकेले व्यक्ति से संभव नहीं हो पाता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आपने ये अपने भीतर छुपे एक और व्यक्ति, जो दो व्यक्ति होते हैं एक व्यक्ति के शरीर में, तो जो भीतर एक व्यक्ति है उसके भाव भी आपने प्रकट किए हैं। बहुत साधुवाद आपको। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बीपीएचओ भी कहते हैं, इसको बनाने का विचार आपको कैसे आया? उसका समाज में सबसे बड़ी आपको क्या कमी दिखी जिसको बनाने के लिए आपके मन में ये विचार आया? बहुत सुंदर सवाल है सर जी। दरअसल समाज में संगठनों की न पहले कमी थी न आज कोई कम है, बल्कि हर दिन नए खरपतवार उगते रहते हैं। तो हमारा जो संगठन बनाने का विचार आया, या समझ लीजिए हमें मजबूर होना पड़ा, वो इसलिए होना पड़ा कि सामाजिकता तो हमें शुरू से ही थी। बचपन से जब से मैंने समझ पकड़ी है तब से मैं विभिन्न समाजों के, क्योंकि हमारा समाज तो जिस टाइम हम बच्चे थे उस टाइम इतना जागरूक था ही नहीं, कम से कम मेरे शहर में तो नहीं था, तो हमें समाज के नाम पे तो कुछ मिला भी नहीं था। तो हम अन्य समाजों के जो संगठन होते थे, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक, जो कुछ भी जी, उनमें मित्रों के साथ पार्टिसिपेट किया करते थे और हमें वहां काम करने का मौका मिलता था। और उसके परिणाम जब हम देखते थे, उनके समाजों को उसका फायदा देखते थे, तो मन में कहीं कहीं एक जिज्ञासा होती थी कि क्यों नहीं ये सब हमारे समाज में भी हो। वाह। तो उस टाइम के बच्चों की मानसिकता को यदि हम समझें तो वो सामाजिकता को समझते ही नहीं थे, या तो खेल कूद या फिर जो सिंसियर होते थे वो पढ़ने में ध्यान देते थे जी। तो सामाजिकता का कोई विशेष लगाव किसी व्यक्ति में उस टाइम में था नहीं। और जो वरिष्ठ लोग होते थे उनमें आपसी में वो खिंचातान रहती थी कि ये करना चाहता तो दूसरा टांग खींच लेता था, दूसरा करना चाहता तो तीसरा टांग खींच लेता था। फिर मैंने ये सोचा कि जो है ये काम अपने समाज में करना है, तो युवा वर्ग या तरुण वर्ग जो था वो समाज के नाम पे इकट्ठे नहीं होंगे। तो हमने जो है एक गेम्स के आधार पे एक क्लब बनाया जी। उस टाइम गेम्स चलते थे, कबड्डी, फुटबॉल, जिस तरह के, तो उस तरह का बनाया। तो उससे लड़के लोग जो है इकट्ठे होने लगे जी, समाज के युवा इकट्ठे होने लगे समाज के। फिर उसमें हमने धीरे धीरे सामाजिकता का पुट देना शुरू किया। तो इस तरह से जो है समाज का संगठन शुरू हुआ। और हमारे तो अंदर पहले से थी ही भावना, हमने उसको उस तरफ मोड़ा और मोड़ के उसके अच्छे परिणाम भी आए कि सबसे पहले एक इनकम का सोर्स हमने बनाया। तो हमारे यहाँ शादी ब्याह में कुछ रकम दी जाती है जिसको हमारे यहाँ बाटका में रुपया धरना बोलते हैं, यानी कटोरे में जी। और रुपया विवाह संपन्न होने के बाद विदाई के समय जी वो अमाउंट लड़की पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। वो साइलेंट अमाउंट होता है, गुप्त अमाउंट होता है और वो इच्छा अनुसार डाला जाता है। तो हमने समाज के सामने यह प्रस्ताव रखा कि भाई समाज के संगठन के पास कुछ पैसा होना चाहिए। तो चंदा करना तो बहुत बड़ी होती है कि एक आदमी के पास जाओ, एक आदमी से मांगो, कोई कितना देगा, कोई कितना नहीं देगा। तो हमने समाज के सामने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों नहीं आपका उसका 10% हिस्सा हमें दें आप। तो वो किसी के घर से नहीं लगता, तो सब लोग एग्री हो गए उस पर कि हमको तो लड़की वाले को देना है जी। तो और लड़की वाले भी क्या करते हैं, जो आपके वर पक्ष के कोई भी सामाजिक लागत होती है तो वो आराम से देते हैं, क्योंकि उनको भी वो पैसा लगभग फ्री में मिलता है। वो सोचता है भाई चलो लाख रुपए में 10,000 इनके जाएंगे तो 90,000 तुम्हारे आएंगे। तो वो एक्सेप्ट हो गया जी। हमारा विचार जो था, हमारा प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिया और हमें वो पैसे देने लग गए। उससे जो हमारे पास रकम आती थी वो हम उसको हम और कमाने के लिए हम समाज के लिए बर्तन लेके आ गए थे। उस टाइम हमारे जैसे पिछले समाजों में समाज के बर्तन वगैरह नहीं होते थे इतने, हम दूसरे समाजों से लेके आते ब्याह शादी समारोह में जी। हम वो बर्तन लेके आ गए और धीरे धीरे हमने उसमें 2-3 शादियां एक साथ उतने बर्तन इकट्ठे कर लिए, जिसका किराया भी आता था और हमारे पैसे बढ़ते गए। बारदाना जिसे कहते हैं जी सर। जी वाह, अच्छी सोच। पैसे बढ़ते गए और सर मुझे बड़ा गर्व है और मैं इस बात का हर बार जिक्र भी करता हूं कि जब मैं 21 साल का 20 साल का हुआ था, उस टाइम हमारे संगठन ने, युवा संगठन ने, यानी उस टाइम तो मेरे से छोटे बच्चे भी उस संगठन में हुआ करते थे, उस टाइम हमने समाज के भवन के लिए अपने पैसे से जमीन का बयाना जो होता है, एडवांस अग्रिम जो होता है, वो दे दिया था।
और उस पे आज विशाल भवन बना हुआ है लाडनू में, वाह, जिसे देख के आज भी हमें गर्व होता है। और उसका नेतृत्व भी आज भी युवा टीम करती है। तो इस तरह से मुझे सामाजिकता में हमेशा सहयोग मिलता रहा और उत्साह वर्धन होता रहा और वाह, आगे वाह, बढ़ते वाह, गए। बहुत अच्छे। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्यनारायण जी, हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, जैसा आपने जो अभी अनुभव बताया अपना, ये लगभग 3 दशक पुराना, 3 दशक पहले का, 4 दशक मान सकते हैं, 3 से 4 दशक पुरानी बात, कि आप देखते थे कि अन्य समाज के कार्यक्रम होते थे और अपने युवा मित्रों के साथ आप जाते थे। लेकिन वर्तमान में भी अगर आज समाचार पत्र उठा के देखा जाए तो उसमें भी ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा प्रतीत होता है कि फलाने समाज के सामूहिक सम्मेलन हो रहे हैं, फलाने समाज के छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है। अधिकतर अन्य समाजों की समाचार मिलते हैं और प्रजापति समाज के बहुत कम मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं। अगर यही 3 से 4 दशक में हमारी ये उन्नति हुई है जो कभी कभी देखने को मिलते हैं, लेकिन लगातार दिखें, हम शिक्षा की ओर अग्रसर हों, हमारे युवा और हमारे जो हमारे अभिभावक हैं वो शिक्षा की तरफ आगे बढ़े, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम जो राष्ट्रीय स्तर पे हमने जो कदम रखा सामाजिकता में, उसको अभी 12 साल कंप्लीट हुए हैं। 12 साल में हम इसको कई गुना अधिक उन्नति की है। ये हमने बदलाव देखे हैं हमारे आंखों के सामने। 10 साल 12 साल में हमने बहुत बड़े बदलाव देखे हैं। ये जो अन्य समाजों की बात है उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य समाजों के 5-6 दशक बाद हम लोग जागरूक हुए, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन आज हमें ये देख के गर्व होता है कि सर, आप हर शनिवार रविवार की सामाजिक पोस्टें देख लीजिए, जो सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे या जो कुछ ज्यादा होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आते हैं। तो आपको पूरे भारत में यदि आप देखेंगे तो 10 कार्यक्रम हर शनिवार रविवार को हमारे समाज के होते हैं। कहीं प्रतिभा सम्मान समारोह होता है, कहीं राजनीतिक सम्मेलन होता है, कहीं सामूहिक विवाह होता है, कहीं कुछ भी होता है, लेकिन हर रविवार शनिवार को आपको कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और हमें पॉजिटिव लेते हुए या आत्मसंतुष्टि के लिए खुश होना चाहिए कि हमारा समाज बहुत प्रगति कर रहा है और बहुत जल्दी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। हम आशान्वित हैं। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी इस प्रत्युत्तर से पहले आपने कुछ बताया कि समाज के बहुत सारे संगठन खुल गए हैं, लेकिन अक्सर ये देखने को मिल रहा है कि एक संगठन खुलता है तो उस संगठन के ही जो पदाधिकारी हैं वो अन्य संगठन समाज प्रजापति समाज के खोल लेते हैं, फिर वो संगठन खोलते हैं तो उनके जो पदाधिकारी हैं वो अन्य खोल देते हैं। इस तरह से समाज का बिखराव हो रहा है। क्या समाज को एकजुट होने के लिए ऐसे संगठनों को या ऐसे संगठन के पदाधिकारियों को क्या करना चाहिए? ये यदि हम सोचें तो कोई हमारे समाज में ही हो रहा है ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे समाज में कुछ ज्यादा हो रहा है और यह होता है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते। हम यदि 40 से 45 वर्ष पूर्व में जाते हैं तो कुंभकार संघ सबसे पुराना संगठन है और एकमात्र संगठन था, जिसके राजा सांची जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उससे टूट करके कुंभकार महासंघ बना, फिर प्रजापति महासभा, प्रजापति सभा, कुमार महासभा, ऐसे राष्ट्रीय अनेक संगठन बने। 15 साल करीब पहले सोशल मीडिया का विस्तृत प्रसार हुआ। उस समय से समाज के लोग सोशल मीडिया पे जुड़ने लगे। आजकल ऐसा हो गया है कि आपको संगठन बनाने के लिए जनता यानी समाज के लोगों का समर्थन जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट खोलना पड़ता है और महासभा, महासंघ जो चाहे आप बना सकते हो। कुछ भी कहीं कुछ करना, रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो है, ये जो आजकल पदों का जो लोभ हुआ है ना कि भाई मैं संस्थापक लिखता हूं तो आपके अंदर भी ये भावना आती है कि मुझे भी संस्थापक लिखना चाहिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखता हूं तो दूसरा आदमी भी सोचता है मुझे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखना चाहिए। इस भावना ने ये संगठन बनाने की प्रवृत्ति जो है आगे बढ़ाई है। समाज का बिखराव नहीं है ये, इसको हम समाज का बिखराव नहीं बोल सकते। समाज बिखरा हुआ नहीं है। समाज महासंघ बुलाता है तो भी लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में आता है। संघ बुलाता है तो भी हजारों की तादाद में आता है। हीरोज बुलाता है तो भी हजारों की तादाद में आता है। समाज तो समाज के नाम पे, सामाजिक संगठन के नाम पे इकट्ठा होता है। ये जो बिखराव है वो हम नेतृत्व करने वालों का है। हमारी महत्वाकांक्षाएं जो है
वो बिखरी हुई है, न कि समाज बिखरा हुआ है। मैं इसको कभी भी ये नहीं मानता कि हमारा समाज बिखरा हुआ है। हमारा समाज एकजुट है। हाँ, नेतृत्व तो एकजुट नहीं है, इसके चलते वो उनको फिर बंटना पड़ता है, 5 इसके पीछे, 5 इसके पीछे, 5 उसके पीछे, 5 उसके पीछे। ये जब तक नहीं होगा तब तक समाज एकजुट नहीं हो पाएगा। वाह, वाह, लेकिन ये एक मानवीय प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको रोका नहीं जा सकता, इस पे कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता। क्या बात है, क्या बात है। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब आपने हर साल एक मिशन घोषित किया, जी सर, उसकी शुरुआत की, तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? समाज की मानसिकता बदलना या नेतृत्व को खड़ा करना? देखिए, एक सामाजिक संगठन जब शुरू होता है या शुरू किया जाता है, चाहे व्यापार हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, या कोई भी नया आप चीज शुरू करते हैं, तो चुनौतियां तो कई होती है, लेकिन जो समाज का सहयोग है वो आपकी रियलिटी पे डिपेंड करता है। वो समाज देखता है कि आपके जो कार्य हैं वो समाज के लिए सही है, तो उनका सहयोग मिलता है। तो हम इस चीज के लिए सौभाग्यशाली हैं कि हमें कभी भी असहयोग जैसा नहीं लगा। समाज का सहयोग हमें बहुत मिला, और उसी की बदौलत जो है हमने 12 सालों में आज जो 40, 50 साल के जो संगठन बने हुए हैं उनमें अपना स्थान बनाया। मैं ये नहीं आगे या पीछे की बात नहीं करता, हर संगठन अपने उससे काम करता है। हम आगे हैं या वो पीछे हैं, या हम पीछे हैं वो आगे हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है कहने की। लेकिन हर संगठन काम कर रहा है, और समाज का सहयोग तो सबको मिल रहा है, मिलता रहेगा। और समस्या हमारे सामने कुछ भी नहीं आई, न संगठन बनाने में समस्या आई, न संगठन चलाने में समस्या आई, न हमारे जो टारगेट थे वो पूरा करने में कोई समस्या नहीं है। हमें समाज का बराबर सहयोग मिला। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे चैनल के माध्यम से समाज को और अन्य वर्गों को दे रहे हैं, और हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि समाज को आपने नाम के साथ प्रजापति उपनाम अपनाने के लिए प्रेरित किया। जी सर। किस प्रकार के सामाजिक, मानसिक और अवरोध आपके सामने आए इस प्रजापति उपनाम लगाने के लिए? सर, इसके समाज में प्रजापति के अलावा टाइटल लगाने की जो प्रथा है, क्योंकि प्रजापति भी एक टाइटल है, या जो अन्य लोग लगाते हैं वो भी टाइटल है। जाति तो हमारी कुमार है, जो जाति के हिसाब से या पैसे के हिसाब से जो जाति का नाम हमें मिला वो कुमार मिला। लेकिन एक अच्छा नाम या एक टाइटल के रूप में जो भी या एक समाज में पहचान के लिए किंवदंतियां भी है इसके पीछे कि हमें प्रजापति टाइटल मिला और हम प्रजापति लिखने लगे। लेकिन जैसे अपन छत्तीसगढ़ में जाते हैं तो वहां चक्रधारी लिखते हैं, अपन झारखंड, बिहार, नेपाल में जाते हैं तो उधर पंडित लिखते हैं, साउथ में जाते हैं तो कुलाल लिखते हैं, और हरियाणा, पंजाब की तरफ जाते हैं तो कोई उपनाम लगाता है, गुजरात में जाते हैं कोई उपनाम लगाता है, यानी गोत्र लगाता है। प्रजापति कुछ राज्यों में जैसे एमपी में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रजापति लिखने का चलन पुराना है। कुछ लोग वर्मा लिखते हैं या कुछ छुपाते हैं। तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है कि कोई चक्रधारी लिख रहा है या कोई पंडित लिख रहा है या साउथ में कोई कुलाल या कुलाल या लिखता है, वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो टाइटल जैसे प्रजापति मिला हुआ है वैसे ही वो टाइटल उनको मिला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी, लोग जाति छुपाते थे। बिहार में बहुत लोग आज तक भी वहां डर के मारे नहीं लिखते हैं, और हमारी तरफ लोग हरियाणा जो संपन्न राज्य हैं उनमें शर्म के मारे नहीं लगाते थे, और कुछ गुजरात जैसे राज्यों में चलन ही गोत्र लगाने का था तो गोत्र लगाते थे। लेकिन उससे समाज का सबसे बड़ा नुकसान ये होता था कि हम लोग आपस में मिलके, हमारे पड़ोस में रह के, हमारे साथ कोई, मान लीजिए आप प्रशासन शासन में काम करते हैं तो आपके सहकर्मियों की भी अपनी जाति का है करके हमें वर्षों पता नहीं चलता था। कई बार तो रिटायर होने के बाद पता चलता था कि फलाना हमारे साथ जो बराबर की कुर्सी पे बैठा था वो हमारा समाज बंधु था। तो ये बड़ी बात थी, इसको खत्म करना हमारा उद्देश्य था। जो हमारा संगठन शुरू करने का जो पहला हमने एक उद्देश्य बनाया था कि कोई भी काम है, हम 100 काम हाथ में लेंगे तो एक पूरा नहीं होगा, और एक पूरा लेकर के उच्च के पीछे हम लोग करके प्रयास करेंगे तो उसमें हमें काफी सफलता मिलने की संभावना रहती है। तो हमने शुरुआती वर्ष जो हमारा था 2014 में हमने स्थापना की थी संगठन की, उसका पहले वर्ष को हमने प्रजापति गौरव सम्मान नाम दिया था, और उसके तहत हमने एक मिशन चलाया था
कि भाई जो है हम लोग जो विभिन्न नामों के चलते हमारी पहचान कहीं गुम हो रही है, या हमारी गिनती में भी फर्क आ रहा है। लोग बाग किसी ने वर्मा लिख रखा है, किसी ने खाली, जैसे मैं खाली सत्यनारायण लिखता हूँ तो कोई कहीं भी मेरी गिनती नहीं होगी, एक व्यक्ति के रूप में होगी, एक जाति के रूप में या एक संगठन के रूप में हमारी गिनती नहीं हो सकती। तो यदि हम सब प्रजापति लगाने लगे हैं तो हमारी गिनती भी होगी और पहचान भी होगी। आज हम कई बार हमारे दिमाग में आता है कि जैसे हम रास्ते से गुजरे हैं, किसी ने प्रजापति संस्थान एंटरप्राइजेज या गाड़ी पे लिख रखा है या मकान पे लिख रखा है, संस्थान पे लिख रखा है, तो हमें गर्व होता है और कि अरे देखो इतना बड़ा मकान प्रजापति का है, अरे देखो ये बड़ा लग्जरी गाड़ी जा रही है प्रजापति की है। ये देख के हमें गर्व होता है और एक हर आदमी में एक उत्साह का वर्धन होता है। और मुझे लग रहा है, जो मैंने इन वर्षों में देखा है, जो लोग पहले जाति छुपाते थे वो ही इस सामाजिक उन्नति को देख के, सामाजिक जागरूकता को देख के, जो समाज से कटे हुए थे वो लोग समाज से जुड़ रहे हैं और अपने नाम के साथ प्रजापति लिख के गर्व महसूस कर रहे हैं। क्योंकि पहले उनको यह होता था कि हमारी जाति पिछड़ी हुई है। जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े, अरे हमारे तो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कंट्रैक्टर, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मालिक, बड़े बड़े जो है व्यापारी, व्यवसायिक, राजनेता, आईएएस और आईपीएस, बड़े प्रशासनिक अधिकारी जब हमारे समाज के निकलते हैं तो फिर हमें लगता है कि यार ये लिख सकते हैं तो हम क्यों नहीं लिख सकते, ये इतना बड़ा अफसर होकर के लिख सकता है तो हम क्यों नहीं लिख सकते। तो इन कई चीजों का प्रभाव पड़ा और कोई समस्या नहीं आई। बहुत वृहद स्तर पे लोगों ने जो है प्रजापति टाइटल को अपनाया है। बहुत अच्छा प्रयास रहा आपका। ये कहें कि जो परसेंटेज है, जो संख्या का प्रतिशत है वो भी बढ़ा। बिल्कुल। और जो साथी नहीं लगा रहे हैं वो भी अब लगाना शुरू करेंगे, ऐसी संभावना है। बिल्कुल सर। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रजापति समाज के महापुरुषों की विरासत को फिर से जीवित करने की प्रेरणा का ख्याल आपके अंदर, आपके भीतर कैसे आया? जी सर, किसी भी समाज की उन्नति में उसका इतिहास हमेशा योगदान देता है। जब तक हमें हमारे इतिहास पे गर्व नहीं होगा, इतिहास की जानकारी नहीं होगी, तो हमारा भविष्य भी हम सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। हमारे समाज में बड़े, आज हम हर आदमी ये कहता है कि भारत में आज तक कोई सांसद नहीं बना, भारत में कुमार समाज का कोई सांसद नहीं बना, जबकि हमारे सांसद तो बहुत पूर्व पहले से, प्रथम संसद से हमारे समाज का सांसद बन चुका है। बल्कि बहुत बड़ा रोल था उनका संविधान लिखने में, संविधान पे साइन भी उन्होंने किया है। अम्बेडकर साहब के साथ में बैठ करके जिनको जो गौरव प्राप्त हुआ वो हमारे डॉक्टर तप्पा कुमार जी थे जी। और आज भी कई लोगों को मालूम नहीं है कि जो मैसूर के महाराजा थे वाडियार, जिनका आज भी मैसूर महल जो प्रसिद्ध है पूरे विश्व में और बहुत विशाल महल है, जिसको देखने के लिए हर दिन लाखों लोग वहां पे आते हैं, वो महाराजा, मैसूर महाराजा हमारे समाज के हैं। वाडियार लिखते हैं हमारे समाज के हैं और वो भी सांसद रह चुके हैं। तो ये चीजें क्या होती है, ये चीजें इतिहास से प्राप्त होती है। जब तक हम इतिहास नहीं जानते हैं तो हमें उसका ज्ञान नहीं होता है, और जब ज्ञान नहीं होता है तो हमारे अंदर गौरव और ये हीन भावना पैदा होती है कि हमारे कोई भी नहीं थे। ये चीज जो सोशल मीडिया का प्रचलन हुआ, उससे पहले तक कई संत महापुरुषों की जानकारी नहीं होती थी। वो खाली स्थानीय लेवल पे, यानी मान लीजिए रत्नबा कुमार जी है तो उनका जो क्षेत्र था महाराष्ट्र में, वहां तक लोग जानते थे। संतराम बीए जी को पंजाब, हरियाणा या जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है उनके कुछ लोग जानते थे। दक्ष प्रजापति जी को भी इसी तरह से हरियाणा का जो कनखल के सराउंडिंग का जो एरिया है, क्योंकि कनखल उनकी राजधानी थी, तो वहां का जो सराउंडिंग एरिया है वहीं के लोग खाली जानते थे। श्री राधे माता को एमपी के कुछ लोग, गुजरात के कुछ लोग और राजस्थान का एक हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा, यहां से बाहर श्री राधे माता को नहीं जानते थे। राजस्थान में भी पूरे में नहीं जानते थे, एमपी में भी पूरे में नहीं जानते थे, गुजरात में भी पूरे में नहीं जानते थे। और इसी तरह से जो अपने ये शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी हैं, उनके बारे में भी बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी। तो जब तक आपके समाज के संत महापुरुषों को आप नहीं मानोगे, तब तक दुनिया मानने का, या पड़ोसी तो आपके घर के पिताजी को या किसी सम्मानित व्यक्ति को आप सम्मान नहीं दोगे तो आपका पड़ोसी देगा, ये तो हमें कल्पना ही नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से जब पता नहीं था, हम आज रोते हैं कि भाई जो है दूसरे, अगर सेन जयंती हर आदमी मनाता है, सेन जयंती हर आदमी मनाता है, पिंपा जयंती हर आदमी मनाता है, महाराणा प्रताप की जयंती हर आदमी मनाता है, तो उन लोगों ने मनाना शुरू किया, उन लोगों की बधाइयां आती है तो हम भी बधाई देते हैं।
तो इसी तरह से हमें ये पछतावा हो रहा है, हमें ये बहुत सोचने पे मजबूर हुए कि हमारे संत महापुरुषों को कोई नहीं जानता है। तो हमने हमारे दूसरे वर्ष के मिशन को संत महापुरुषों को प्रसारित करने का हमने मिशन शुरू किया। और आज 10 साल बाद हमें देख के गर्व होता है कि हर महापुरुष की जयंती पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक हर राज्य में मनाई जाती है। वाह, बहुत ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और इससे समाज में गर्व की अनुभूति भी हो रही है कि भाई देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में भी हमारे लोग थे, तो देश की संसद में भी हमारे लोग थे, तो देश के बड़े बड़े संत विद्वान जो रूढ़िवादिता वगैरह चल रही है उन पे काम करने वाले हमारे संतराम बीए जी, जिनसे अंबेडकर जी ने खुद प्रेरणा ली है, ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में हुए हैं। तो आज समाज को गर्व हो रहा है और उस गर्व का हमें बेनिफिट भी मिल रहा है। बहुत अच्छे आपने जो है ये कहें कि युवा पीढ़ी को संत महापुरुषों से आपने जोड़ा। बिल्कुल सर, जब तक हमें गर्व है इस बात। जी। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश भर में मिट्टी की मूर्ति और दीपकों को लोगों के प्रति आकर्षित करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? ये जो मिट्टी कला है जी, वो मात्र कुम्हारों का व्यवसाय नहीं है। ये हमारी परंपरा, प्रकृति से जुड़ा हुआ, परंपरा से, प्रकृति से और धार्मिकता से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है। और इस सीख के चलते हम आज, हमारे लोग, बहुत लोगों का मानना है और मन में हीन भावना है कि भाई हम कुम्हार हैं और हम पिछड़े हैं, हम दलित हैं, हम ये हैं वो हैं, हमारी सम्मान है। लेकिन ऐसा हमने कभी न, हमारे इतिहास में ऐसा कहीं भी है कि कुम्हार कोई भी ऐसे जाति है जिसपे हमें हीन भावना हो। कुम्हारों को हमेशा सम्मान मिल रहा है। ब्राह्मण भी बैठने से पहले, ब्राह्मण के किसी भी शुभ कार्य में बैठने से पहले, देवताओं के किसी भी शुभ कार्य में विराजमान होने से पहले हमारे कुम्हार समाज का दीपक और कलश जो है वो स्थापित किया जाता है। वाह, ये वो दीपक और कलश का नहीं है, वो कहां से आता यदि कुम्हार नहीं होता तो कुम्हार को तो हमेशा सम्मान मिला है। वो पूजा संपन्न कैसे होती? बिल्कुल नहीं होती। वाह। तो ये जो हमारे अंदर जो हीन भावना है ना, ये हीन भावना कभी नहीं रहनी चाहिए। और ये हमारा व्यवसाय नहीं, हमारी पूजा है, हमारी कला है, इसको हमें बहुत गर्व के साथ लेना चाहिए। प्रजापति समाज का अभिमान है। बिल्कुल अभिमान है। वाह। तो जब हमें ये लगा कि भाई इनका, आजकल क्या है, हम लोग पूजा में भी पित्तल का ले आते हैं, लोग जो पैसे वाले हैं चांदी का ले आते हैं, कलश ले आते हैं, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता। आप भगवान सोने का बना लो, भगवान को हीरे का बना लो, लेकिन मूर्ति जो होती है वो पूजनीय मिट्टी की है, शुद्ध मिट्टी की है। तो ये जो धीरे धीरे परंपराएं पैसे के चलते, दिखावे के चलते होने लगी थी उससे, और जो दीपक के स्थान पे अपन लाइटें लगाने लगे या कुछ भी फैंसी जलाने लगे, तो वो हम एक तरह से परंपरा से कट रहे थे। हमारी जो परंपरा, संस्कृति और जो धार्मिक महत्व है उससे हमारा समाज, जाति नहीं सिर्फ पूरा समाज, हिंदू संस्कृति ही दूषित हो रही थी। जी। व्यवसाय तो सेकेंडरी है। व्यवसाय तो हमारा मिट्टी कला आजकल व्यवसाय रहा ही नहीं है। कोई परिवार आज, एक सिंगल परिवार भी कोई, मैं समझता हूँ मिट्टी कला पे, व्यवसाय पे निर्भर नहीं रहा है। किसी के पिताजी या बुजुर्ग कर रहे हैं तो बच्चे तो उस लाइन में है नहीं, वो व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये हमारा व्यवसाय नहीं है, ये हमारा गर्व है, ये हमारी परंपरा है जो हमें पकड़े रहनी चाहिए और इसको जीवित रखना चाहिए, बल्कि उसका उत्थान करना चाहिए आधुनिकता के साथ में। वाह वाह वाह। तो हमने तृतीय वर्ष जो है वो हमने माटी कला को जीवित, पुनर्जीवित और उत्थान की तरफ ले जाने के लिए, आधुनिकीकरण के ले जाने की तरफ प्रेरित करने के उद्देश्य से हमने, जैसे पूजा का समय होता है, गणेश पूजा हो चाहे दुर्गा पूजा हो, उसमें मिट्टी की मूर्तियां लगाने के लिए, प्रेरित करने के लिए हम लोग कई दिन हर त्योहार से महीनों भर पहले हम उसका प्रचार प्रसार शुरू करते थे। उसके नारे, कविताएं, लेख हम लिख करके प्रेरित करते थे। हमारा सहयोग अन्य जातियों के भी, मेरी एक सम्माननीय है पिंचा जी हैं सेलम से, वो हमें कविता लिख के भेजती थी। कंचनलता पिंचा जी है, वो हमें कविता लिख के भेजती थी। वो आज तक हमें, हमारे संस्था अन्य जैन समाज से होने के बावजूद वो इस मिशन के साथ जुड़ी हुई है और हमें हर वर्ष कविता और नारे वो लिख के भेजते हैं। वो आपके साहित्य संस्था से जुड़ी हुई है, कवियत्री है। तो वो हमने जब शुरू किया, तो मैं, जो आप ये पूछते ना चुनौतियों वाली बात, जी जी सर, मैं
हमें चाहे लक्की कह दीजिए या हमारे मिशन की पॉपुलैरिटी कह दीजिए, कि हमें चुनौती कभी नहीं आई हमारे सामने, सहयोग ही मिला। और उस सहयोग का ही परिणाम है कि आज हम इतने आगे बढ़े हैं। तो हमने मिशन माटी दीप करके दीप ज्योति नमोस्तुते के नाम से देशव्यापी हमने एक मिशन चलाया, जिसमें हम सामूहिक रूप से बड़ी संख्या में दीपक दिवाली से 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले जलाने का मिशन हमने शुरू किया था 2016 से जी। उसमें करते करते हमने 17 या 16 में ही दिवाली से कुछ दिन पूर्व एक दिन एक समय सभी राज्यों में, और हमारी जितनी इकाइयां हैं, चाहे वो जिला की हो, चाहे वो नगर स्तर की हो, जहां की भी हो, वहां तक हमने एक दिन में एक बड़ी भारी संख्या में एक दिन एक समय पे दीपक जलाए, और वो हमारा विश्व कीर्तिमान भी बना और कई राज्यों के रिकॉर्ड बुक में भी सम्मिलित हुआ। ये कहें कि आपने एक समय एक अलग अलग स्थान पर भारत के कोने कोने में आपने दीपक जलाए, जिसमें लाखों की संख्या में दीपक जले, और उसे कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड अवार्ड भी सम्मिलित। बल्कि सर मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ जी, उससे पहले यदि आप देखें 2016 से पहले, तो जो आप आज जो गंगा के किनारे काशी में, अयोध्या में, या जहां भी जो भारी मात्रा में दीपक जलाने की प्रथा है, वो मैं उससे पहले आपने शायद नहीं देखी होगी, और कहीं कहीं हो सकता है कि वो हमसे प्रेरित होकर के जलाने। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। हम आगे बढ़ते हैं कि हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपको सरकार या अन्य संस्थाओं के माध्यम से किसी प्रकार का इस कार्य के करने के लिए सहयोग, आर्थिक सहयोग, अन्य सहयोग मिलते हैं? सर नहीं, इसमें चाहे हम हमारी कमजोरी कह सकते हैं। हमने आज तक जो हीरोज की एक परिपाटी हमने बनाई थी, और कहीं न कहीं हमारी संस्था शुरू करने से पहले मुझे व्यक्तिगत तौर पे मेरे परिवार का यह निर्देश था कि तुम जो है पैसे से संबंधित काम, सामूहिक पैसा, चंदा कह सकते हैं आप उसको, उसके आधार पे आप काम नहीं करोगे, वाह, तो हम तुम्हें ये सामाजिक कार्य करने की परमिशन देते हैं। ये मेरे बड़े भाई ने कंडीशन लगाई थी सर। जी जी जी, कि सामाजिक संगठन और सामाजिक में कार्य में आदमी बदनाम होता है, वो चंदे से होता है। चाहे आप चंदे का दुरुपयोग करते हो या नहीं करते हो, आप पे ब्लेम जरूर लगेगा। बिल्कुल सही कहा। और मेरा ये मानना है, मैं सर बड़े आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मेरा ये मानना है, कोई एक आध आदमी है, देखिए हर चीज का वो तो होता है, उसमें गलत एक आदमी हो सकता है, 2 आदमी हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि सामाजिक चंदा कोई भी करता है, वो आदमी समाज का पैसा नहीं खाता है। ब्लेम लग जाते हैं, दुरुपयोग हो जाता है, मिसयूज हो जाता है, ये हो सकता है, लेकिन समाज का पैसा जल्दी से समाज का आदमी नहीं खाता है। इसलिए किसी भी कार्य में ये कर करके कि भाई लोग दुकानें चलाते हैं, लोग घर चलाते हैं, ऐसे शब्द सामाजिक लोगों के लिए प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। क्या बात है, उसमें सब लोग आहत होते हैं, जो अच्छा करते हैं वो भी आहत होते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। ये आपने जस्टिफाई कर दिया, ये अच्छा है कि लोगों की मनोदशा बनी रहती है। बिल्कुल सर। कि कहीं चंदा अगर लिया भी जा रहा है किसी सही काम के लिए, अच्छे काम के लिए, उसमें ये प्रश्न पहले आता है कि ये चंदा खा रहे हैं, चंदा खा रहे हैं। जी जी। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि प्रजापति समाज की राजनीतिक सहभागिता, भागीदारी, उपस्थिति ना के बराबर है, इसको और मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर ये कहीं न कहीं हमारे समाज की अशिक्षा, जागरूकता की कमी और पिछड़ेपन की देन है कि हम आज आजादी के 80 साल होने लगे हैं, उसके बावजूद भी जो राजनीतिक भागीदारी हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। उसमें सबसे बड़ा हाथ, आज हम संपन्न भी है, शिक्षित भी हैं, और राजनीति में भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे, हम जहां भी देखते हैं, मैं जहां भी जाता हूं, बड़ी मात्रा में लड़के जो हैं किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। ये एक राजनीतिक जागरूकता ही कही जा सकती है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीति हो चाहे व्यवसाय हो, इस क्षेत्र में आपके जो अग्रणी लोग हैं वो आपको प्रेरित या उत्साहित या आगे खींचने का काम करते हैं। कहीं न कहीं ये कमी हमारे समाज में रही है कि जो हमारे समाज में लीडर बनते हैं वो पीछे युवाओं को उसके लिए प्रेरित नहीं करते, सहयोग नहीं करते, उन्हें आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि उनको फॉलोवर, हर नेता फॉलोवर बनाने की सोच रखता है, नेता बनाने की सोच नहीं रखता। और उसका खामियाजा कई बार उनको भी मिलता है। मैंने कई जगह देखा है
कि जिस दिन पार्टी उनको टिकट नहीं देती है या वो हार जाते हैं तो उस क्षेत्र में सामाजिक नेतृत्व शून्य हो जाता है हमारा, जबकि हमारा वहां वर्चस्व हुआ करता था जी, हमारी ही सीट होती है, हमारा ही वर्चस्व होता है, हमारे ही वोट होते हैं। लेकिन एक नेतृत्व ने अपना उत्तराधिकारी तैयार नहीं किया। ऐसे हमारे राजस्थान में कई सीटें खो गई है सर इन वर्षों में, जहां पे हम एक तरफा आते थे और कोई दूसरा सोच ही नहीं सकता कि यहाँ से लड़ेंगे। वहां पे दूसरी जातियों के लोगों ने कब्जा कर लिया और वो सीटें अब हमें वापिस मिलना बहुत मुश्किल है। तो राजनीतिक रूप से समाज उन्नति तो कर रहा है, राजनीति हर लोग कर रहे हैं, लेकिन एक तो इसमें सक्षम लोग जो हैं, हमारे समाज के सक्षम लोग व्यापार करने के अलावा किसी भी क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में या सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में नहीं आएंगे। या तो वो व्यापार में अपना पूरा ध्यान देंगे, नहीं तो उनका दूसरा सगल जो होगा वो धार्मिक होगा, जिसका कोई भी प्रतिफल नहीं है सर। धार्मिक कार्यों में पैसा लगाने का हमें डायरेक्ट रूप से कोई प्रतिफल नहीं मिलता। ठीक है, धार्मिक चीजें, मंदिर तो गांव में एक है तो भी वही है, 100 बना लो आप तो भी वही है, आप 100 में घूम लो। अब आप उसमें पैसे दे रहे हो, वहां पे मैं कहना नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कभी भी अन्य समाज को मैं इंगित करूं या, लेकिन उसका फायदा हमें नहीं मिल रहा है। समाज विशेष धर्म का पूरा फायदा एक समाज विशेष को मिल रहा है और हम लोग उसके पीछे जो है हमारा पूरा खून पसीने का पैसा कमाते हैं। उसके बदले हम लोग समाज की शैक्षणिक संस्थाओं में लगाएं, समाज के लिए यूज होने वाले सामुदायिक भवनों पे लगाएं। समाज में आप नहीं कर रहे हो राजनीति तो कोई बात नहीं, आप जितना हिस्सा धर्म के लिए खर्च करते हो उतना हिस्सा अपने समाज के राजनीतिक उत्थान के लिए भी आप कर सकते हो। आप नहीं कर सकते, कोई जरूरी नहीं। जो करता है, मान लीजिए मैं करना चाहता हूं लेकिन मेरी आर्थिक हैसियत नहीं है, मैं राजनीतिक सूझबूझ है, मैं राजनीति करना चाहता हूं, मैं राजनीति में बहुत अच्छा स्थान है मेरा, लेकिन जहां चुनाव की बात आती है वहां पर मैं जो है फेल हो जाता हूं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है और बिना पैसा के आज का चुनाव लड़ा नहीं जा सकता। तो हमारे लोगों को ये करना चाहिए, अपने आमदनी जो जिनकी आमदनी अपना पारिवारिक जिम्मेदारियां पूर्ण करने के बाद में जिनकी आमदनी एक्स्ट्रा है, उन लोगों को कुछ हिस्सा जिस तरह हम धर्म पे लगा रहे हैं उसी तरह हमारे बच्चों की शिक्षा, रोजगार और राजनीति के लिए भी खर्च करना चाहिए। ये भावना जिस दिन हमारे अंदर आएगी उस दिन हमारे समाज में राजनीतिक प्रतिभाओं की कमी नहीं है। संघर्ष बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो आर्थिक कारणों से पिछड़ जाते हैं, वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होते, वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। ये एक राजनीति में पिछड़ने का बहुत बड़ा कारण ये भी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि अगर जो धनाढ्य प्रजापति समाज के लोग हैं वो राजनीति और अन्य क्षेत्र में अगर जुड़ते हैं तो प्रजापति समाज का भविष्य उज्जवल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं। प्रजापति समाज के उत्थान के लिए आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मिले, आपको वो अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा और उन्होंने मेरी चाहे निजी विचारधारा जो कुछ भी रही हो, मैं आज भी उस चीज के लिए और वो कृतज्ञता जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुमार समाज के लिए प्रदर्शित की थी, मैं आज भी वो सोच करके गदगद रहता हूँ। सर, हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हम 1 अगस्त 2018 को रायपुर में थे। हमारी ऑल इंडिया कुमार प्रजापति पॉलिटिकल फेडरेशन की मीटिंग थी। हमारा देश भर का नेतृत्व या कह सकते हैं जो अग्रणी लोग थे वो हम रायपुर छत्तीसगढ़ में गए हुए थे। हमारी रिक्वेजेशन डाली हुई थी प्रधानमंत्री श्री से मिलने के लिए। तो हम जब 1 तारीख को वो संपन्न करके रिटर्न हो रहे थे रायपुर से, उस टाइम हमारे पीएमओ से फोन आया कि भाई आपको जो है 3 तारीख का अपॉइंटमेंट मिला है। 3 अगस्त। अब हम लोग तो 3-4 दिन की यात्रा, 5 दिन की यात्रा खत्म करके यहाँ तक कि हमारे पास पहनने के कपड़े भी नहीं बचे थे। ऐसी स्थिति में हमारे पास जो है उनका फोन आया तो हमें मजबूरन वो नकारना पड़ा कि हम लोग तो सारे रास्ते में, हम लोग कोई दिल्ली जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, कोई राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पता नहीं कहाँ से लोग आए हुए थे, तो वो सारे तो अब रास्ते में है। तो 3 तारीख को वहां पहुंचना संभव नहीं है, हमें उसको इनकार करना पड़ा। और हमने मन में सोच लिया कि देखो कितनी मुश्किल से पीएम का तो सर 1-1 मिनट का जो है बिल्कुल बहुत बिजी शेड्यूल होता है। तो हमने आशा छोड़ दी थी कि अब तो हमें दोबारा ये मौका मिला था, लेकिन हम चूक गए। सर, हम रायपुर से नागपुर पहुंचे थे ट्रेन में, हमारे पास दोबारा कॉल आ गई कि आपका जो है समय 6 तारीख कर दिया गया है। वाह, ये बड़ा सौभाग्य कह सकते हैं या
प्रधानमंत्री को कुमार समाज से प्रेम है सर। मैं उसके पीछे की कहानी में माफी चाहता हूँ, मैं जी थोड़ा जी भटक जी रहा जी, हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। कि जो नरेंद्र मोदी जी जो अक्सर अपने भाषणों में कहा करते हैं या उसकी क्रिटिसाइज भी होते हैं, ये मजाक भी बनता है कि उन्होंने 35 साल भिक्षा मांगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई कटोरा लेकर के भिक्षा नहीं मांगी थी। वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक थे, हरियाणा पंजाब के, जी चंडीगढ़ में रहा करते थे। तो हमारे समाज के सरदार शहर के एक बहुत बड़े उद्योगपति का चंडीगढ़ में व्यापार हुआ करता था। उनका नाम था हनुमान प्रसाद जी भाटीवाल। सौभाग्य से वो मेरे संबंधी भी हैं, रहे हैं, अब तो वो खत्म हो चुके हैं। उनके घर में रहते थे सर वो। क्या बात। 35 ईयर्स जो उनका जो प्रचारक जब थे वो संघ के, तो वो उनके घर में खाना खाते थे। तो वो उसको भिक्षा ही बोलेंगे। जब मैं आपके यहाँ खाना खा रहा हूँ तो मेरे लिए तो वो जो है, जो मेरी कमाई से नहीं है तो वो भिक्षा समाना, तो वो उसका उदाहरण करते हैं। तो उनके शरीर में 35 साल यदि किसी का अन्न किसी के शरीर में गया हो तो वो एक कृतज्ञता होती है उस समाज के प्रति, और वो पीएम श्री में है। वाह। तो उनके मन में कहीं ये था कि प्रजापति समाज से मिलने में उन्हें कुछ अच्छा लग रहा था। तो उन्होंने 3 दिन के बाद ही, हमें बहुत बड़ी बात है ये, मैं नहीं मानता ये, मैं उसको चमत्कार मानता हूँ या उनकी उदारता मानता हूँ कि उन्होंने 3 दिन बाद का हमें समय दे दिया। तो हम लोग जो है नागपुर से ही हमने गंतव्य के तरफ जाने के बदले दिल्ली की तरफ रवाना हो लिए। वाह। और हमारे सक्षम साथी जो थे गुजरात के, बहुत अच्छे अच्छे बड़े उद्योगपति, बिल्डर वगैरह हमारे उस मिशन में हमारे साथ थे। तो उन्होंने तुरंत जो है हमारा गुजरात भवन बुक कर दिया रहने के लिए सबको, और जितने लोग हमारे समाज के हैं उसमें हमने सर कोई भेदभाव नहीं किया। इवन हमारी रिक्वेजेशन थी, उसके बावजूद हमारे संगठन के सिर्फ 2 लोगों को हमने उसमें सम्मिलित किया, बाकी 20 लोगों को हमने पूरे देश भर से, सभी संगठन जो राष्ट्रीय संगठन स्तर पे काम कर रहे हैं उनको, सामाजिक नेताओं को, जो राष्ट्रीय स्तरीय सामाजिक नेता है, चाहे वो किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं, उनको, प्लस राजनीतिज्ञ जो थे अच्छे, उनको हमने सबने बुलाया। पार्टीगत विचारधारा से ऊपर उठ करके सब सम्मिलित हुए, और 22 लोगों ने हमें बहुत समय दे करके और हमारी बात सुनी। और तो हमने उनके सामने जो है समाज के, एक तो ओबीसी वर्गीकरण की बात रखी थी, दूसरी जो है हमने राजनीतिक भागीदारी में हमारी जो मजबूरी है कि भाई हम लोग जिस आज की राजनीति में साम दाम दंड भेद, धन बल, बाहुबल जितनी चीजें चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो उस लिहाज से यदि हम कोशिश करेंगे तो हम हमारी कई पीढ़ियां राजनीति में भागीदारी नहीं पा सकेगी। कुछ बैकडोर से एंट्री दी जाए, कुछ हमारे समाज के जो लोग आपके संगठन में, राजनीतिक संगठन पार्टी में सक्रिय हैं, उनको पद दिए जाए ताकि वो लोग आगे बढ़ सके। उन्होंने बहुत सहजता से इसे स्वीकार किया, और आपके सामने रिजल्ट के रूप में एक राज्यसभा सांसद आदरणीय दिनेश भाई अनावड़िया जी और एक केंद्रीय राज्य मंत्री, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री लोकेश प्रजापति जी को उसमें सम्मान मिला था। और सौभाग्य से लोकेश प्रजापति जी हमारे उस कार्यक्रम में भी साथ में रहा करते थे। उन्होंने ड्राफ्ट बनाया था ओबीसी वर्गीकरण का, जो हमने डाटा दिया था जी, वो लोकेश प्रजापति जी ने बनाया था, और उनको वो राष्ट्रीय आयोग, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसका उपाध्यक्ष बना करके क्या बात है, क्या बात ये मौका दिया गया था। क्या बात। इसके साथ ही कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पार्टी का जो है संगठन, उसमें भी स्थान मिला। क्या बात है। और उसके बाद निरंतर मिल भी रहा है कि ये कहें कि आपके जो अथक प्रयास था वो कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल मिला। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम आगे बढ़ते हैं कि देश में जो शिक्षा की कमी प्रजापति समाज के बच्चे झेल रहे हैं, जो आपके संगठन तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए आपका संगठन किस तरह से प्रयास करता है ताकि वो शिक्षा अधिक ले सकें या आपसे जुड़ सकें? जी सर, ये शिक्षा जो है किसी भी समाज के लिए, सिर्फ हमारे समाज के लिए नहीं, हालांकि बल्कि हमारे समाज पिछड़ा समाज है, इसलिए हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा का बिना जो जितना भी हमारा उत्थान या जितना भी हमारा पिछड़ा होने का कारण रहा है, उसके मेन में यदि हम जाएं तो पहला कारण शिक्षा ही है। शिक्षा के बिना आदमी के भविष्य के जो है द्वार नहीं खुलते। लेकिन ये जो है चीज, इतने लोग जरूरतमंद है, यानी प्रतिभाएं इतनी हैं
कि यदि उसको हर व्यक्ति सहयोग करे तो जी। भी कम पड़े। क्या बात है। इतनी प्रतिभाएं समाज में हैं। हम देखते हैं सर, प्रतिभा सम्मान समारोह जहाँ आयोजित होते हैं वहां पे बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं, क्योंकि कोई फॉर्म नहीं भर पाता है, किसी तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। उसके बावजूद सैकड़ों की तादाद में प्रतिभाओं को वहां सम्मानित किया जाता है। मिनिमम 80% नंबर, वो कईयों के 98% और 98 से भी ऊपर तक नंबर देखने को मिलते हैं। यानी अनेक प्रतिभाएं समाज में उभर रही है। क्या बात है। लेकिन ये जो कार्य है शिक्षा का, ये जब तक हम मुख्य मिशन इसको नहीं बनाए तब तक हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। हर बच्चे, हर जरूरतमंद बच्चे तक नहीं पहुंच पाएंगे। भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन हालांकि चंदा नहीं करता, लेकिन जो हमारा जो फंड है हीरोज का, जो सदस्यता शुल्क से हमारे पास आता है, वो जितना भी है हमने उसकी सिंगल पैसे तक शिक्षा के लिए उसको संरक्षित कर रखा है। वाह। ये मैं हर आपके दर्शकों तक भी और समाज के हर व्यक्ति को बताना चाहता हूं कि भारतीय प्रजापति हीरोज की जो इनकम है वो वन वे है, और उसके आने का रास्ता सिर्फ सदस्यता शुल्क है। उसके अलावा हम कोई चंदा नहीं करते। कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम सदस्य लोग आपस में पैसा इकट्ठा शेयर करके हम लोग करते हैं, सार्वजनिक चंदा नहीं करते। तो वो पैसा हमने पूरा का पूरा पैसा, उसमें से एक सिंगल पैसा भी हम खर्च नहीं करते, और वो पूरा का पूरा पैसा शिक्षा के लिए संरक्षित कर रखा है। और वो हम व्यक्ति वाइज खर्च नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि हम समाज के सारे जरूरतमंद लोगों को, शिक्षार्थी जो है, विद्यार्थी हैं, उनको हम मदद कर सकें। लेकिन उसमें हमारी ये सोच है कि हम उससे एक शैक्षणिक संस्थान बनाएंगे राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें हम जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा के साथ, जो किताबी शिक्षा है, इसके साथ जो आज की शिक्षा में जो सबसे बड़ी शिक्षित होने के बाद में तकनीकी जो समस्या आती है, वो ये आती है कि आदमी नौकरी पे ही डिपेंड है, यानी नौकरी परक शिक्षा हो गई है। जबकि हमारा ये मानना है कि शिक्षा सिर्फ नौकरी का माध्यम नहीं है। शिक्षा से आपको ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान के आधार पर आप खूब पैसा कमा सकते हैं। जैसे अभी वो मणिपुर या कहाँ के, वो जो शिलोंग के कहाँ के जो एक वांगचुंग जी जी गिरफ्तार हुए हैं, उस आदमी का आप कार्य विधि देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसने आमूल चूक परिवर्तन, उसने जो वहां पे इम्प्लीमेंट किया है शिक्षा में, वो एकदम विचित्र है, जो पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है। यदि उस तरह की शिक्षा हम बच्चों को दें तो बिल्कुल नौकरी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। भाई, आपने तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है तो आप तकनीकी काम कर सकते हैं, आप उसमें बल्कि लोगों को रोजगार दे सकते हैं वही काम करके। आपने कानून की पढ़ाई की है तो आप कानून के लिए आप बच्चों को और आप कोचिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपने डॉक्टरी की है तो आप जरूर नहीं है कि सरकारी डॉक्टरी बने, आप वैसे भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारी एक मानसिक प्रवृत्ति हो गई है कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति सरकारी नौकरी पे डिपेंड रहता है। तो हमारा ये सोच है कि हम उसमें रोजगार परक और वास्तविक जीवन में जो वास्तविक चीजें हैं जी, वो बच्चों को सिखाएं। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे पूरे किताबी ज्ञान हो गया, उनको सांसारिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है जी। तो हमारा ये उद्देश्य है। हमने एक विचार, देखिए मेरा मानना है, हम पहले ये इसलिए नहीं कहते हैं किसी बात को कि कार्य, एक विचार एक आदमी के मन में आता है और उसको सफल बनाने के लिए कई लोगों का सहयोग जरूरी होता है जी। तो आपका विचार कार्य योजना में बदलेगा या नहीं बदलेगा, यह भविष्य के उसमें है। तो उसकी पहले बात करना, हालांकि एक विचार तक ही रह जाता है, लेकिन यह विचार हमारा है। और हमारा जो इतिहास कह सकते हैं रहा है, वो ऐसा है कि जो विचार हमारे मन में आया हमने उसको पूर्ण करने का हमें अब तक हुआ है। क्या बात। तो हमें भरोसा है कि आगे भी होगा, और हम बहुत जल्दी इस क्षेत्र में ये काम करेंगे कि एक राष्ट्रीय स्तरीय ऐसा विद्यालय या कॉलेज हम स्थापित करें जिसमें बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दे, ताकि वो नौकरी पे डिपेंड नहीं। वाह वाह। और हम इस पे काम करेंगे। अभी हमारा जो सारे मिशन हमने पूरे कर लिए हैं, जो हमारे सपने कह सकते हैं, जो हमने चाहा था ये करना है, वो हमने कर लिए हैं। अब हमारे पास मुख्य मुद्दों में यही है शिक्षा, और इस पे हम काम करेंगे आगे। क्या बात है, आपने मुख्य मुद्दों की बहुत अच्छी विस्तृत जानकारी दी। हम यहाँ एक और प्रश्न आपकी तरफ देते हैं कि आज प्रजापति समाज की सबसे बड़ी 3 समस्याएं क्या हैं?
और आप उनका समाधान किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से किया जाए? आपने बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया है, लेकिन वर्तमान में 3 समस्याएं क्या है, उनका समाधान कैसे देखते हैं? जी सर, इसको यदि मैं संक्षिप्त में कहूं जी जी जी। तो एक शब्द है इसके लिए, हमारी सोच। व्यक्ति की प्रगति का मुख्य जो जरिया होता है वो व्यक्ति की सोच होती है। जी। आपकी सोच प्रगतिशील है तो आपको प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता। खुद प्रगति रास्ते नहीं रोकेगी। जी, क्या बात। आप में नेगेटिविटी है। हमारे डूंगराम जी गेदर अक्सर अपने भाषणों में कहा करते हैं कि जब तक आपको रास्ते का पता नहीं है और आप बैठे बैठे सोचेंगे, मैं या घर में बैठा बैठा सोचता कि आपके ट्रू मीडिया ऑफिस में पहुंचूं तो मैं कभी नहीं पहुंच पाता, और मैं निकला घर से तो रास्ता भी मालूम नहीं था, मैं कभी आया भी नहीं हूं, लेकिन मैं पहुंच गया। तो और दूसरे हमारे सुजानगढ़ में आपके साहित्य से जुड़े हुए कवि, आपने नाम भी सुना होगा, राजस्थानी के बहुत बड़े हस्ताक्षर हो रहे थे कन्हैयालाल जी सेठिया। जी जी, जिन्होंने पित्तल और पत्थर लिखी थी। जी 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 जी। राजस्थानी की तो बहुत कविताएं लिखी है, लेकिन आपके शैक्षणिक कोर्सों में भी उनकी पित्तल और पत्थर वाली हरे घास की रोटी, वाह 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 वाह, वो का उनकी एक कविता है, पग उठा चाल सी तो मंजिल मते पुकार सी। वाह। यानी आपने कदम बढ़ा दिए तो मंजिल आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो सबसे बड़ा कारण तो देखिए सोच है। दूसरी जो 3 हमारे समाज की मुख्य आवश्यकताएं हैं, या किसी भी समाज की या राष्ट्र की प्रगति की, वो 3 चीजें हैं हमारे समाज के लिए, विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार और राजनीति। वाह वाह वाह, ये 3 चीजें हैं। मेरा अनुभव रहा है या हर आदमी का अनुभव रहा है कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें आप उच्चतम शिक्षा, यानी IAS, आप कलेक्टर बन जाओ, आप सचिव बन जाओ, प्रधानमंत्री के सचिव बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, जब तक आपके ऊपर राजनीतिक संरक्षण नहीं होगा तो आपको ऐसा फील होगा कि घर तो है लेकिन छत नहीं है। वाह। बिना छत के घर जैसा होगा। जी जी। आपका वो पद बिना छत के घर जैसा होगा। आपको हर समय जो चीजें चलती है समाज में हमारे चारों तरफ, उसका खतरा महसूस होगा। मैं एक निर्णय लिए है, उसमें कहीं गलती रह गई तो मैं सस्पेंड नहीं हो जाऊं, मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाए। आप कुछ नहीं, आपकी गलती हुई है लेकिन वो आप अपराधी बन जाते हैं और आप पे कार्रवाई हो जाती है, नौकरी तक जा सकती है। ये डर एक IAS अधिकारी को यदि रहता है तो ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा का उससे बड़ा कोई बिल्कुल वो नहीं है, स्तर नहीं है। वो आदमी भी बिना राजनीतिक संरक्षण के अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। तो हम ये कहें कि खाली शिक्षा हमारी जरूरत है तो उससे हमारी पूर्ति नहीं होती है। शिक्षा के साथ राजनीतिक संरक्षण भी जरूरी है, और जिन समाजों के राजनीतिक संरक्षण है उनकी कार्यशैली, और जिन समाजों के ऊपर राजनीतिक संरक्षण नहीं है उनकी कार्यशैली में आप अंतर देख सकते हैं। आपको बहुत बहुत मतलब खुले रूप से मिल जाएगा। तो राजनीति जरूरी है, राजनीति के साथ शिक्षा के साथ राजनीतिक संरक्षण जरूरी है, और रोजगार तो जरूरी है ही। तो हमारे लोगों को, हमारे जो सक्षम लोग हैं, उनको इस पे कुछ कार्य योजना बनानी चाहिए, और बना भी रहे हैं। जैसे अभी 100 मिलियन यस करके आपका एक ग्रुप बना है, वो भी प्रयास कर रहा है। गुजरात में पैन करके एक संस्था बनी हुई है, एक सामाजिक संगठन बना हुआ है, वो भी प्रयास कर रहा है। तो हमारा समाज इस विषय में जागरूक हुआ है, और उसके परिणाम भी मैं समझता हूँ आने वाले भविष्य में बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने रोजगार की बात की, राजनीति की बात की, शिक्षा की बात की। हम आगे बढ़ते हैं कि क्या युवा पीढ़ी समाज का भविष्य बदलने के लिए, प्रजापति समाज की युवा पीढ़ी समाज का भविष्य बदलने के लिए क्या तैयार है, या और उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है? यदि हम आप और हमारे समय की तुलना आज के युवाओं से करें तो 100% प्रोग्रेस है जी, लेकिन दिशा सही नहीं है। मैं जहां भी जाता हूं, मैं रात को भी हमारे मित्र बजरंगी जी के वैवाहिक वो सगाई समारोह के कार्यक्रम में था, उसमें बहुत युवा मुझे मिले, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं और एक सामाजिक संगठन का नेतृत्व भी करते हैं 10 साल से, तो बहुत लोग हमें पहचान जाते हैं और नाम से जानते भी हैं। तो कई युवा मेरे से मिले और बड़े उत्साहित होकर के मिले,
वो अपना जो काम बता रहे थे वो देख करके हम अपने आप को कुछ नहीं उनके सामने समझते। मतलब 20, 25, 30 साल से अंदर के बच्चे इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन वही है कि पिक्चर बहुत अच्छी बनी लेकिन वो रिलीज नहीं हुई उनकी। क्या बात। उनकी फिल्म रिलीज करने वाला कोई चाहिए। राजस्थानी में कहावत है, मोर जो होता है वो नाच कूद के अपने पैरों की तरफ देखता है तो वो रोता है। आपने यदि कभी जी, गौर जी, से जी, देखा हो जी। तो मोर के पैर बहुत गंदे होते हैं। बहुत गंदे होते हैं। जब मोर कितना सुंदर होता है, वो नाचता तो हर आदमी आकृष्ट हो जाता है उसकी तरफ की, कितना सुंदर नाचता है, मन मयूर हो जाता है, बोलते हैं ना। जी 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 जी। तो वो हमारे समाज के युवाओं की स्थिति है कि वो मेहनत करके जब उसके परिणाम का समय आता है, वो परिणाम उनको नहीं मिल पाता कि उनके कार्य को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। और वो कार्य को आगे बढ़ाने वाले के रूप में वो अक्सर या तो सामाजिक नेताओं को, जो सामाजिक संगठनों के नेतृत्व करते हैं उनकी तरफ देखते हैं, सामाजिक संगठनों की तरफ देखते हैं, या राजनीतिक नेतृत्व की तरफ देखते हैं जो उनको बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करता और बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता। उनको देना चाहिए। देखिए, मैं अक्सर नेताओं को कहता हूं, इसका तो सौभाग्य है ही है, लेकिन ये आपका निजी सौभाग्य भी है कि आप सत्ता का हिस्सा बने हो। आपको ये समय सीमित मिला है। किसी के लिए भी सत्ता जो है निरंतर नहीं है, राजा महाराजाओं के लिए भी नहीं रही और सत्ताधारी राजनीतिक दलों के जो लोग हैं उनके लिए भी नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो जो आपको समय मिला है, ये मेरी विशेष तौर से आपको मैं कहना चाहूंगा सर, जो समय हमारे राजनेताओं को सत्ता में बैठने का मिला है उसका नैतिक तरीके से, मैं ये भी नहीं कहता अनैतिक, नैतिक तरीके से भी आप उसका जो है लाभ समाज को देवें। और ये कोई जातिवाद नहीं है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में ऐसी परिपाटी है कि नेताओं को सामाजिक प्रतिनिधित्व के रूप में ही आपको मौका मिलता है। कहते हैं ना भाई, आप चले जाओ और किसी पार्टी के कार्यालय में चले जाओ और बोलो टिकट, तो बोले भाई टिकट तो ऐसा है, इतने ओबीसी को मिलेंगे, इतने फला जाति को मिलेंगे, इतने फला जाति को मिलेंगे। तो ये व्यवस्था तो हमारी सरकारी हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें निहित है जी। तो उसमें आपको ये इसको जातिगत नहीं समझना चाहिए और जातिवाद नहीं समझना चाहिए। ये आपका राजनीतिक जिम्मा है, राजनीतिक कर्तव्य है कि आप अपने समाज को आगे बढ़ाओ, उसी के लिए आपको प्रतिनिधित्व मिलता है। तो आपको जो है समाज की प्रतिभाएं, बल्कि आपको ओपनली ऐसे प्रचारित करना चाहिए कि भाई जो भी समाज की प्रतिभाएं जिस क्षेत्र में भी काम करती है या जिनको भी हमारी जरूरत है वो हमसे मिले, और जो कार्य आपको नैतिक लगे, सही लगे, उसमें आप उनका सहयोग करो। ये आप नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं है, आपको एक मंत्रालय मिला, आपके पास बहुत कार्य रहते हैं, तो आप एक प्रकोष्ठ तैयार करो, उसके लिए विशेष सचिव आप बिठा करके उनको बोलो भाई समाज का जो भी व्यक्ति आता है किसी विशेष योग्यता उसमें है तो उसको आप प्रोत्साहित करो। वाह, ये मेरा विशेष निवेदन समाज के नेताओं से। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे सत्यनारायण जी कि आप व्यक्तिगत तौर से, बीपीएचओ की तौर से या अन्य संस्थाओं के माध्यम से आप आगामी 5 वर्षों में आपका विजन क्या है? जो है इस विषय पे हम हर पॉइंट पे हम इनके उत्तर आ चुके हैं जी, लेकिन फिर भी आज भी जो है समाज के सामने जो मुख्य चुनौतियां हैं जी, वो यही है, शिक्षा, रोजगार और राजनीति। इसमें मैं एक ये अब भी कहना चाहता हूं सर कि जो सामाजिक संगठन आज तक बने, ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति भी होगी, गलत भी होगा, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, चाहे उसमें हम भी सम्मिलित हों जी। सामाजिक संगठनों ने अपने उद्देश्यों के लिए, जो सामाजिक संगठन के वास्तविक उद्देश्य होते हैं, उनके लिए किसी भी सामाजिक संगठन ने ईमानदारी से प्रयास नहीं किए। हम लोगों को नेम फेम मिलता है, नेतृत्व जो करता है, जो जो आपकी संख्या बढ़ती है, जो जो आपके फॉलोअर बढ़ते हैं, आपको नेम फेम मिलने लगता है। मैंने कई नेताओं के चरित्र बिगड़ते हुए देखे हैं, वो नेम फेम से ही बिगड़ते हैं कि आपको जब नेम फेम मिलने लगता है तो आप एंजॉय करने लगते हो। जैसे मान लीजिए मैं आपके यहाँ आया दिल्ली में और मैं ये अपेक्षा करूं कि मेरे को आप 3 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में रुकवाएं, या आप भी सोचते हैं भाई चलो हमारे संगठन के आए हैं, हमारे समाज का व्यक्ति आया है, हम उसको 3 स्टार में रुकवाएं, 5 स्टार रुकवाएं,
गाड़ी उपलब्ध करवाएं, 2 लोग सेवा के लिए उपलब्ध करवाएं। और ऐसा जब होने लगता है ना, तो जो मैं औकात ही बोल देता हूं, जो औकात हमारी होती है उससे ज्यादा हमें मिल जाता है। सर बुरा मत मानना, मेरे शब्द कई बार कड़े होते हैं, मैं बहुत कंट्रोल करके ही बोल रहा हूँ आपके चैनल पे। हमें जब औकात से ऊपर मिलने लगता है ना, हम भी बिगड़ जाते हैं, उसको हम हमारा वास्तविक स्तर समझने लग जाते हैं, व्यक्तिगत और वास्तविक। हाँ, कि हमारा स्तर यही है कि हमें लोग जो है वीआईपी ट्रीट करे। मैं तो उससे बचा हूँ मोस्टली, लक्ष्य से गुमराह हो जाते हमारे सब साथी जो है जिससे बचे हैं, हमारा हीरोज में ये परिपाटी नहीं है। हम किसी कई बार हम जाते हैं तो हम दालान जो होता है गाँव में, मिट्टी का दालान, जी जी जी, जिसको हम हमारे यहाँ बोलते हैं कुछ भी कह दो आप, गुवाड़ी बोलते हैं, गवाड़, चौपाल कहते हैं, गवाड़, चौपाल। हाँ जी हाँ जी। हमें उससे खाटे लगा करके हमें सुला देते हैं, हम वहां सोते हैं और वही खाते हैं। ये हमारे डूंगराम जी का भी विजन है, वो कहीं भी जाते हैं, आज भी वो कंट्रोल किए हुए हैं। अब वो मंत्री भी रह चुके हैं दर्जा प्राप्त, और आज विधायक भी हैं, बहुत अच्छे वोटों से, राजस्थान में बहुत रिकॉर्ड वोटों से जीते थे जी। लेकिन आज भी उनका स्तर वही है कि वो किसी भी कार्यकर्ता के जाएंगे तो गरीब से गरीब कार्यकर्ता के घर में वो साधारण जगह पे सोएंगे और साधारण वो निष्ठ का खाना खाएंगे, होटल का खाना या वो नहीं करते। तो इस नेम फेम से हमारे नेताओं को बचना चाहिए, और जो वास्तविक जरूरतें हैं सर, उन पे उनको काम करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है सत्यनारायण जी। बहुत सारी चर्चा हुई, बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत सारी समस्याओं के समाधान की बात हुई। हम चलते चलते एक और अंतिम प्रश्न करेंगे कि आपके जीवन के 3 ऐसे क्षण कौन से हैं जिन्होंने आज आपको सत्यनारायण प्रजापति बनाया है? सत्यनारायण प्रजापति बनाने में इसको आप मेरा शौक कह सकते हैं या जुनून कह सकते हैं। क्या बात है। सबसे बड़ा योगदान तो इन 2 चीजों का है। जब तक आपका सोच, आप में जुनून नहीं है, या आपको, मैं हर बार हर बच्चे को यही कहता हूं कि आप सामाजिक जिम्मेदारी को भार मत समझो, शौक के रूप में लो, और शौक के रूप में करो तो ये आपको भार नहीं लगेगा और मुश्किल भी नहीं लगेगा। आप उसको एंजॉय करो, मनोरंजन के रूप में लेकर के करो। और मैं हीरोज को, मेरी जो हमारी साथियों की जो सोच है, हम इसी तरह से इसको चला रहे हैं कि काम के वक्त काम करो, बाकी जैसे आप ये सोचो कि हम मित्र मिले हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो उसमें आप जब काम करेंगे तो आपको बोरियत फील नहीं होगी, मुश्किल फील नहीं होगी। क्या बात है। चुनौतियां तो देखिए जीवन में, चाहे व्यक्तिगत आप रास्ते पे चल रहे हो तो भी चुनौती है, आप व्यापार कर रहे हो तो भी चुनौती है, आप परिवार चला रहे हो तो भी चुनौती है। तो संगठन, सामाजिक संगठन जहाँ पे विभिन्न विचारधाराओं के, विभिन्न बौद्धिक स्तर के लोग होते हैं, वहां पे चुनौतियां तो आती है उनको हैंडल करने में जी। लेकिन मैंने कभी चुनौती समझा नहीं है, क्योंकि आप सार्वजनिक रूप से काम करोगे तो आपको विभिन्न तरह के लोगों से आपको मिलना होगा। और मैं ये मानता हूं कि आप जिस व्यक्ति से मिलते हैं उसको अपने स्तर पे लाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि आप उसके स्तर पे चले जाइए। क्या बात है। एक मजदूर के साथ आप खड़े हैं तो मजदूर की तरह आप उसके साथ में बिहेव कीजिए। एक व्यापारी के साथ खड़े हैं तो उसके व्यापारी के साथ कीजिए। एक आईएएस आईपीएस के साथ खड़े हैं तो उसके हिसाब से कीजिए। एक विद्यार्थी के साथ खड़े हैं तो उसके हिसाब से उसके साथ बात कीजिए, तो आपको कोई चुनौती नहीं लगेगी। और हमें तो नहीं मिली, और मिलती भी है तो हम उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो अगले की सोच है जी। हम अगले की सोच से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमारा विजन सही होना चाहिए, हमारा काम करने का तरीका सही होना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं, उससे यदि आप परेशान होने लगे तो ये जो पब्लिक लाइफ है, सार्वजनिक जीवन है, वो आप नहीं जी सकते। क्या बात है, क्या बात है। आपने अपने बेशकीमती समय से ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना समय दिया, उसके लिए हम धन्यवाद। मुझे मौका आपने दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन एक विशेष मेरी तरफ से मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी, स्वागत है, स्वागत। वो है आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के राजनीतिक दलों को एक निवेदन कह सकता हूं, और निवेदन को नहीं समझते हैं तो मैं उसको चेतावनी भी कह सकता हूं जी। प्रजापति समाज जो है, ये यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो देश की 6वीं या 7वीं बढ़ी जाती है जी। कई प्रदेशों में दूसरे और तीसरे नंबर पे भी है। और ये भी नहीं है कि हमारे लोग राजनीति में सक्रिय नहीं है। जिस तरह से मैं विभिन्न प्रदेशों में जाता हूं और देखता हूं,
हमारे बच्चे कई दलों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि कई कई जगह पे तो उन्हीं का विशेष योगदान होता है कि आप मंत्री संतरी एमएलए एमपी बनते हो जी और उससे कई बड़े पदों तक भी पहुंचते हो। उसको आप सिर्फ झंडा पकड़ने तक सीमित रखते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी गलती भी है। और आप इस मुगालचे से बाहर निकल जाइए। अब प्रजापति समाज का युवा जागरूक हो रहा है। यदि आप समय रहते सचेत नहीं होते हैं तो ये आने वाले दिनों में ये प्रजापति समाज आपके सामने चुनौती बन के खड़ा होगा और नई दिशा या नई राह पकड़ेगा। वाह। तो मेरा निवेदन है प्रजापति समाज को सांगठनिक रूप से भी आप सांगठनिक पदों पे भी लाइए और उनको जो है हमारी जाति का जो प्रतिशत के हिसाब से जो भागीदारी मिलनी चाहिए उस हिसाब से हमें भागीदारी देने का प्रयास कीजिए। अभी हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुए हैं बिहार में, उसको ही हम उदाहरण के तौर पे लेवें तो बहुत दलों ने हमारे जातीय सम्मेलन करवाए और उनमें उन्होंने वादा किया कई तरह से, जिसमें चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो या कोई भी हो, मैं नाम लेके भी बोल सकता हूं कि राहुल गांधी ने जो है बिहार में समस्तीपुर में कुमार समाज का सम्मेलन एक राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता के रूप में आपने शिरकत करके समाज की तारीफें की थी, ये की थी, वो की थी, लेकिन जब वहां पे टिकट देने का और चुनाव लड़ाने का समय आया तो एक भी प्रजापति समाज के व्यक्ति को आपने टिकट नहीं दिया। जबकि हमारे कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर बहुत अच्छी तादाद में बल्कि एक तरफा कुमारों के वोट हैं, वहां भी आपने टिकट देने की जहमत नहीं उठाई। तो ये जो चीजें हैं वो समाज नोट कर रहा है और यदि आप समय रहते नहीं संभले तो इसका जवाब आने वाले समय में आपको मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।